ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलिटी के वो डिस्कस किया था। थोड़ा सा उन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है। उसके बाद आगे की चीज़ों को अपन कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो वेलकम ऑल टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। पॉलिटी का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह कवर करने की कोशिश की थी। तो जो हमारा पॉलिटी का लेक्चर 1 था, वहां से पहले कुछ कुछ चीज़ों को अपन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया कि पॉलिटी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है। तो पॉलिटी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका स्टेट है। क्या है बेटा? स्टेट है। और स्टेट को हमने डिफाइन कैसे किया था? स्टेट को हमने डिफाइन किया था एज अ सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी, राइट। मैंने आपको सोवरेनिटी का मतलब बताया था, मैंने आपको फिर सोवरेनिटी का मतलब बताया, ज्योग्राफिकल एंटिटी में जो सारे डायमेंशंस होते हैं उसको कवर किया था हम लोगों ने। मैंने आपको बताया था कि अब कोई भी ज्योग्राफिकल एंटिटी उठा लोगे तो आपको ये सर्टेन डायमेंशन, सर्टेन एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट है, सबसे पहले एरिया होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए। और इस एरिया को, इस पॉपुलेशन को, इस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो चाहे आप ज्योग्राफिकल एंटिटी इंडिया को ले लो, या फिर आप असम जैसे कोई स्टेट को ले लो, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को ले लो, या अपने सब डिवीजन को ले लो, या फिर अपने विलेज या सिटी को ले लो। ये 1 2 3 4 5, ये 5 ज्योग्राफिकल यूनिट्स हमने उठाए हैं। इन सारे ज्योग्राफिकल यूनिट्स में जो चीजें कॉमन है वो क्या है? इन सब के पास एरिया है। एरिया, बाउंड्री और टेरिटरी, 3 वर्ड्स यूज होते हैं, तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है एकदम। दूसरा क्या है? पॉपुलेशन। तीसरा क्या है? रिसोर्स। और फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया को मैनेज के लिए, हम मैनेज करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आसाम है, यहाँ पे आपका डीसी पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एसडीएम वगैरह होते हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत, म्यूनिसपैलिटी वगैरह चीजें होती हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज वगैरह करती हैं। खैर, तो मैंने आपको ये बताया कि ज्योग्राफिकल एंटिटी के पास क्या क्या होती हैं, राइट। फिर अगला क्या है? अगला जो कीवर्ड है स्टेट का, वो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मैंने आपको रिलेशन बताया था, इट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अगर आपको कोई भी इंटरनल डिसीजन लेना है, कोई भी एक्सटर्नल डिसीजन लेना है, और अगर आप वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इंडिपेंडेंट हो, एब्सोल्यूट हो, सुप्रीम हो, तो आप क्या हो गए? आप सोवरेन हो गए। और जैसे ही कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी सोवरेन हो जाती है, अपन उसको क्या मान लेते हैं? अपन उसको मान लेते हैं कि वो क्या है? हमारी स्टेट है। और यही स्टेट हमारे पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने आपको पिछले क्लास में एक दो और चीजें बताई थी। ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने जो फ्लो सेट किया था वो ऐसे किया था कि जो इंडिविजुअल है, जो कपल है, जो फैमिली है, जो सोसाइटी है और जो स्टेट है, ये सब के जो डिसीजन मेकिंग के पैरामीटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो स्टेट किसके हिसाब से चलता है? स्टेट चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिफाइन किया था, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मतलब जो लैंड, जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका जो सुप्रीम लॉ होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। आपने क्लास 8 10 में जो चीजें पढ़ी थी वो आपने लिख के बता दी। बट यहाँ पे अपन थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। वो क्या है? Constitution is defined as fundamental and organic law of the land, law of the land that determines
that determines the conception, character and structure of the state. ऑफ द स्टेट। बस ये आपको इतना याद रखना होगा। एक बार यहाँ पे लिखो, फिर मैं एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाता हूँ, राइट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है फंडामेंटल। अगला कीवर्ड क्या है? ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद क्या है? कंसेप्शन। फिर क्या है? कैरेक्टर। और फिर क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 5 कीवर्ड हैं। ये 5 कीवर्ड आप समझ लोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन है वो आपके समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बस वो आप लोग ध्यान से सुन लो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये आपको मैंने पहले क्लास में बताया था, बट वो लिखोगे तो कुछ बहुत ज्यादा एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन आएगा नहीं, तो उसका थोड़ा सा एलिवेटेड वर्जन, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हम लोग अपन देख लेते हैं। तो इस वाले डेफिनेशन में जो हमने टर्म्स यूज किया वो सुन लो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड दैट डिटरमाइंस द कंसेप्शन, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। सबसे पहला वर्ड है फंडामेंटल। सबसे पहला वर्ड क्या है? फंडामेंटल। इस वर्ड को ध्यान से सुनो। फंडामेंटल का मतलब ये होता है फाउंडेशनल। अब थोड़ा सा इसको फील करते हैं कि फंडामेंटल, फाउंडेशनल, या फिर चलो मैं एक और वर्ड लिख दे रहा हूँ, बेसिक लिख दे रहा हूँ, बट इसका मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग देखने के लिए आप लोगों को मैं वापस क्लास 8 की बायोलॉजी की तरफ लेके चलता हूँ। वहां पे अपन बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको बताया गया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बाद क्या आया? टिश्यू आया। टिश्यू के बाद क्या आया? ऑर्गेन आते हैं। ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम, और फिर कौन आते हैं? इंडिविजुअल। मतलब ये जो हमारा इंडिविजुअल है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है? उसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल है। उसका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल है। अगर सेल नहीं होगा तो क्या टिश्यू होगा? नहीं होगा सर, कहाँ से होगा? हवा में थोड़ी होगा। अगर टिश्यू नहीं है तो ऑर्गेन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों होगा? ऑर्गेन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम हवा में होगा? नहीं होगा। फिर इंडिविजुअल कहाँ होगा? नहीं होगा, राइट। तो इंडिविजुअल के फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के लिए जो एलिमेंट जरूरी है, जो यूनिट जरूरी है, दैट इज सेल। इसीलिए सेल को हमने डिफाइन कैसे किया था? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको इतना समझ में आ गया बेटा, क्लास 8 का जो मैम ने पढ़ाया होगा आपको बायोलॉजी में, सर भी पढ़ा सकते हैं एक्चुअली, तो सर ने जो आपको बायोलॉजी में पढ़ाई होगी तो वहां पे उन्होंने बताया होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैं कह रहा हूं पॉलिटी की क्लास में कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल फॉर एनी स्टेट। अब ऐसा क्यों है? पहले ये समझ दो। फंडामेंटल का मतलब समझ में आया कि सर वो बेसिक है, वो यूनिट होना जरूरी है, वरना फिर वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिविजुअल का वो आएगा ही नहीं। सेल ही नहीं है तो इंडिविजुअल कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। सिमिलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो स्टेट के एग्जिस्टेंस पे दिक्कत हो जाएगी बेटा। कैसे हो जाएगी? मैंने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बताया होगा। जैसे स्टेट को कुछ भी डिफाइन करना होता है आज के टाइम में तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे डिफाइन कर लेता है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो स्टेट किसके किसके हिसाब से चल सकता था? एक चल सकता था सेल्फ बिलीफ के बेसिस पे, जो मैंने बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल किसके बेसिस पे डिसाइड करता है? सेल्फ बिलीफ के बेसिस पे डिसाइड करता है। या फिर वो फैमिली के वैल्यूज के बेसिस पे चल सकता था, सोसाइटीज के कस्टम के बेसिस पे चल सकता था। बट प्रॉब्लम ये आएगा, ये जो स्टेट है हमारे पास, ये अगर सेल्फ बिलीफ से चलना शुरू कर दे तो किसका सेल्फ बिलीफ? आपका, इनका, उनका, या फिर हमारा? बात समझ में? मैं आधे घंटे में मिलता हूँ, ठीक है? हाँ, नीचे वेट कर लो। सेल्फ बिलीफ वाली बात आ गई यहाँ पे। दूसरा क्या था? वैल्यूज।
किस फैमिली का वैल्यू सिस्टम आप उठाओगे? मेरी फैमिली को उठाओगे, खुद की फैमिली को उठाओगे, या किसी और फैमिली के वैल्यूज को उठाओगे? राइट, ये आपको समझना होगा। तीसरा, अगर स्टेट कस्टम के बेसिस पे चलेगा, कल्चर के बेसिस पे चलेगा, तो किसके कल्चर को उठाएगा? मेजॉरिटी के, माइनॉरिटी के, आपके कल्चर को उठाएगा, या पड़ोस के कल्चर को उठाएगा, वेस्टर्न कल्चर को उठाएगा, या ट्राइब्स के कल्चर को उठाएगा? किसके कल्चर को उठाएगा? तो स्टेट के पास इतने ऑप्शंस हो जाएंगे बेटा कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे कि स्टेट को मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं कर पाएगा कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस कर पाए। इसीलिए स्टेट के फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के लिए, पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है? एक सुप्रीम लॉ का होना जरूरी है, वो फंडामेंटल लॉ का होना जरूरी है। उसी फंडामेंटल लॉ को हमने क्या बोल दिया? कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। आई होप कि आपको फंडामेंटल का मतलब समझ में आया होगा, राइट? दूसरा जो वर्ड था इस डेफिनेशन में वो था ऑर्गेनिक। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फिर मैंने आपको क्या बताया? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक। तो अब ऑर्गेनिक चीजें देख लेते हैं। देखो, जो वर्ड ऑर्गेनिक है उसका मीनिंग ये होता है समथिंग दैट इवॉल्व्स विद टाइम, समथिंग दैट ग्रोज विद टाइम। उसको क्या कर देंगे? इवॉल्व कर देंगे। अब मेरी बात सुनना, 1950 में जो इंडिया का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन था, क्या वही कंडीशन 1980s में था? क्या वही कंडीशन 1990s में था? क्या वही कंडीशन 2000 के बाद था? क्या वो कंडीशन 2024 में है? क्या नहीं है बेटा। सोसाइटी चेंजेस विद टाइम, इकोनॉमी चेंजेस विद टाइम, पॉलिटिक्स चेंजेस विद टाइम। तो जब हमारा सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा मतलब पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में क्या करना पड़ेगा? इवॉल्व करना पड़ेगा टाइम के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होते हैं, और उसी चेंज के प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम लोग? अमेंडमेंट कह देते हैं। तो कल से अगर आपको वर्ड अमेंडमेंट दिख जाएगा तो इसका मतलब हम लोग लॉ वगैरह में चेंजेस की बातें कर रहे हैं। और चेंजेस क्यों जरूरी है? लॉ में चेंजेस इसलिए जरूरी है क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व करती है टाइम के साथ, इकोनॉमी इवॉल्व करती है, पॉलिटी इवॉल्व करती है, तो लॉज को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, वरना फिर उस लॉ की कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी। व्हाट आई एम सेइंग, एक एग्जांपल से उसको और बेहतरीन से देखते हैं। जैसे मान के चलो कि 1950 में हमारे पास व्हाट्सएप तो था नहीं। जब हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था तो व्हाट्सएप के चैट लीक होने का कोई खतरा भी नहीं था। बट अभी 2024 है, तुम सबके जो व्हाट्सएप के काले कारनामे हैं वो अगर तुम्हारे घर वालों को दे दिया जाए तो घर वाले शर्मा जाएंगे, राइट? तो इसीलिए आज हमें क्या चाहिए? आज हमें राइट टू प्रिवेसी चाहिए, राइट टू प्रिवेसी चाहिए, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीड कर लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आर्टिकल 21 में जो डिग्निफाइड लाइफ है उसके लिए राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इन दिस वे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली आगे आप लोग पढ़ोगे कि प्रियम्बल में चेंजेस किया गया, नई नई बॉडीज बनाई गई, जीएसटी वगैरह लेके आया गया, और भी बहुत सारे चेंजेस टाइम के हिसाब से किए गए हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को लोग फॉलो करें, उसके वैल्यूज को लोग रिस्पेक्ट करें, फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू इवॉल्व इटसेल्फ। खुद को इवॉल्व करेगा टाइम के साथ। कैसे इवॉल्व करेगा? टाइम टू टाइम चेंजेस लाके। जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुराने हो गए हैं, जिनकी जरूरत नहीं है वो हमें नहीं चाहिए, बट जिनकी जरूरत है उनको एड ऑन कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला? इट इज ऑर्गेनिक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने डिफिनेशन लिखाया था बेटा यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल, फंडामेंटल आपको समझ में आया? फंडामेंटल का मतलब सर ये बेसिक होता है, फंडामेंटल का मतलब फाउंडेशनल होता है, ऑर्गेनिक का मतलब समथिंग दैट इज लिविंग, समथिंग दैट ग्रोज, समथिंग दैट इवॉल्व टाइम के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो वाला लॉ है, राइट? जो क्या बताता है? जो हमारा बताता है कंसेप्शन,
जो हमारा क्या बताएगा, कैरेक्टर, जो हमारा क्या बताएगा, स्ट्रक्चर। इन तीन वर्ड्स को देख लेते हैं। कॉन्सेप्शन का मतलब ये होता है द बेसिक आइडिया, द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द स्टेट। ये कौन बताएगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा और कोई नहीं बताएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट है, कैसा स्टेट है, पाकिस्तान जैसा घटिया स्टेट है या नॉर्थ कोरिया जैसा डिक्टेटर है, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट आएगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। फिर क्या होता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब नेचर ऑफ द स्टेट। फिर क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, किंग होगा, क्वीन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, दोनों होगा या कोई नहीं होगा, ये सब कुछ कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो बेटा आपको बात याद रखनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब बेसिक और फाउंडेशनल। फिर क्या है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग। लॉ ऑफ द लैंड जो क्या बताता है, कंसेप्शन, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। अब देखो फंडामेंटल हमारा है, कौन सा फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल है। तो कल को अगर कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, उसको उठा के फेंक देने की जरूरत है। अगर कोई लॉ बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो दिस लॉ विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज नल एंड वॉइड। अनकॉन्स्टिट्यूशनल को लिखने का फ्रेज है, अपन नल एंड वॉइड लिख देते हैं। बात समझ में आया, अरे हाँ बोलो, ठीक। तो अगला जो हमारा, एक बार हमने जो जो पढ़ा ना पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेट। तो स्टेट क्या है सर, स्टेट इज सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ये तो 2 रुपए का डेफिनेशन है, कोई उसकी वैल्यू तो है नहीं। तो एक अच्छा सा डेफिनेशन उठाते हैं। अच्छा सा डेफिनेशन कौन सा उठा लिया सर, इट इज द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, जो क्या बताता है, कंसेप्शन, कैरेक्टर और स्ट्रक्चर बताता है किसी भी स्टेट का। अगर आपको किसी भी स्टेट का कंसेप्शन पढ़ना है, कंसेप्शन समझना है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। जैसे हमें यूएस के बारे में पढ़ना है तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। अगर हमें यूएस का नेचर समझना है, यूएस का नेचर समझने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। किसी भी स्टेट का जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, पार्लियामेंट होगा नहीं होगा, किंग होगा क्वीन होगा, वो सारी बेसिक बातें, वो सारी फंडामेंटल बातें जानने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो आता है गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब तुम मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं थोड़ा सा घटिया सा डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा एक हंसता खेलता सा इंडिविजुअल है। अब ये क्या है, ये है इसका ब्रेन। क्या इसका, ब्रेन। इस इंडिविजुअल का ये क्या हो गया, ब्रेन हो गया। अब ब्रेन के अलावा और भी तो ऑर्गन होते हैं ना, और भी तो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ना। वो सारे ऑर्गन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है इसके पास, देखो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके पास नर्वस सिस्टम है, इसके पास एक्सक्रेटरी सिस्टम। बात समझ में आया। अब कोई भी आइडियाज अगर इस इंडिविजुअल के दिमाग में, अगर कोई भी आइडियाज आने होंगे इस इंडिविजुअल के पास, तो कहाँ आएंगे, उसके दिमाग में आएंगे, उसके ब्रेन में आएंगे। बट क्या ब्रेन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं सर, ब्रेन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत से बॉडी ऑर्गन है। जैसे अगर डाइजेशन का काम करना होगा तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन का काम करना होगा उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन का काम करना होगा उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए नर्वस सिस्टम है, राइट। तो आइडियाज जनरेट हो रहे हैं ब्रेन में, बट ये बॉडी ऑर्गन उसको एग्जीक्यूट कर रही है। सिमिलरली स्टेट अपने आप में एक आइडिया है बेटा, स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट।
स्टेट इज लाइक ब्रेन, जहाँ पे क्या आता है, आइडियाज आते हैं। और स्टेट को अगर कोई भी काम कराना होगा तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है उसके पास, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट। जैसे अगर स्टेट को लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। अगर स्टेट को लॉ एग्जीक्यूट करना होगा कौन करेगा, गवर्नमेंट। अगर स्टेट को लॉ को वैलिडेट कराना होगा तो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। अगर स्टेट को डंडे मरवाने होंगे तुम्हें तो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। बात समझ में आया। तो व्हाट इज गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट through which this state will operate। अगर स्टेट को ऑपरेट करना होगा तो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। इंडिया अगर स्टेट है तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके बहुत से ऑर्गेन्स हैं, बहुत से मतलब 3 ऑर्गेन है। कौन कौन से ऑर्गेन है, एक हमारे पास लेजिस्लेचर है, एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, एक हमारे पास जुडिशरी। तो गवर्नमेंट क्या है आपको समझ में आया, सर गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेन, गवर्नमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। ये मैंने आपको बताया। ऑर्गेन कितने होते हैं, 3 ऑर्गेन है। कौन कौन से हैं सर, एक तो लेजिस्लेचर है, एक कौन सा है, एग्जीक्यूटिव है, एक कौन सा है, जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, डाइजेशन करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करना। रिप्रोडक्टिव का काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव के सिस्टम को परफॉर्म करना। सिमिलरली लेजिस्लेचर का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ का फॉर्मुलेशन। लॉ अगर फॉर्मुलेट करना होगा तो कौन करेगा, लेजिस्लेचर। लॉ अगर बनाना होगा तो कौन करेगा, लेजिस्लेचर। बट इस बने हुए लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कौन है, एग्जीक्यूटिव है। बट जो लॉ बन रहा है बेटा, जो लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या जो लॉ बना और जिस प्रोसेस से लॉ को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है या नहीं है। ये वैलिडेट करने के लिए, हमारे पास जुडिशरी है। कौन है हमारे पास, जुडिशरी है। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन, इन तीनों का अलग अलग काम, ठीक है। अब देखना, एक और बात ध्यान से सुनना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास है, जैसे नर्वस सिस्टम हमारे पास है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा क्या, नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या रेस्पिरेटरी के काम में डाइजेस्टिव आएगा, नहीं आएगा। रिप्रोडक्टिव के काम में बाकी के ऑर्गन आएंगे, नहीं आएंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से बोले कि भैया एक काम करो, मैं 2 घंटे छुट्टी पे जा रहा हूँ। पता चला जैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 घंटे की छुट्टी पे गया, आप चले गए कहीं और, राइट। तो ऐसे तो नहीं होता है। सिमिलरली ये ऑर्गन ऑफ जो गवर्नमेंट्स थे, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी, बेटा इसमें भी 2 प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला जो प्रिंसिपल है वो है नॉन इंटरफेरेंस, और दूसरा कौन सा है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नॉन इंटरफेरेंस और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता जुलता ही टर्म है। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर के काम में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव के काम में लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा। जुडिशरी काम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैट्रिक्स बहुत ध्यान से देखो। लेजिस्लेचर का काम लॉ को फॉर्मुलेट करना, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम लॉ को
वैलिडेट करना। तो वैलिडेशन के काम में बाकी के ऑर्गन इंटरफेयर नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव के काम में बाकी के ऑर्गन इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेजिस्लेचर के काम में बाकी के ऑर्गन इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब ऐसा लगता है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बेटा। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, जो मैंने आपको पिछले मैट्रिक्स में बताया बिल्कुल वही है। जैसे न्यूटन के ग्रेविटी के रूल है, जैसे लाइट के बहुत से डॉक्ट्रिन्स वगैरह हैं, इक्वेशंस वगैरह हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी आपको बहुत से डॉक्ट्रिन देखने को मिलते हैं। उसमें से पहला हमने आज सुना, नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला कि लेजिस्लेचर का काम कौन करेगा, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का काम कौन करेगा, जुडिशरी। और कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। इसका मतलब दिस ऑर्गन विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बात समझ में आया, यही सेपरेशन ऑफ पावर है। अब आपके घर का कोई भी इंसान, कोई भी आपका जूनियर, कोई भी आपका सीनियर, अगर सेपरेशन ऑफ पावर पूछे, यही 3 टर्म बताना है कि मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है वो नॉन इंटरफेरेंस और किसके बेसिस पे, तो गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, नॉन इंटरफेरेंस और किसके बेसिस पे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे काम करेगा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर। एक बार हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको वापस से रिवाइज करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा स्टेट। स्टेट क्या होता है, सोवरेन ज्योग्राफिकल एंटिटी। ज्योग्राफिकल एंटिटी के पास वो 4 डायमेंशन होने चाहिए, एरिया, पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सोवरेनिटी क्या होती है सर, ये डिसीजन मेकिंग है। कौन से डिसीजन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम। ये हमारा बात हो गया एकदम क्लियर, क्लिस्टर क्लियर हो गया एकदम। आगे फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और क्या है सर, फंडामेंटल प्लस ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, जो क्या बताता है, कंसेप्शन, कैरेक्टर और स्ट्रक्चर बताता है। फिर हमने क्या देखा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है सर, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है। अगर स्टेट को ऑपरेट करना होगा किसके थ्रू करेगा, गवर्नमेंट के थ्रू करेगा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा गवर्नमेंट के ऑर्गन। कितने ऑर्गन है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। पहला कौन सा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लॉ बनाएगा कौन, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। वैलिडेट कौन करेगा, जुडिशियरी। क्या लेजिस्लेचर के काम में कोई और इंटरफेयर करेगा, नो सर। क्या एग्जीक्यूटिव के काम में कोई और इंटरफेयर करेगा, नो सर। क्या जुडिशियरी के काम में कोई और इंटरफेयर करेगा क्या, नो सर। यानी कि ऑल दीज ऑर्गन्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। और इसी को क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया था सर, मॉन्टेस्क्यू नाम का एक पॉलिटिकल फिलोसफर था, उसने दिया था। ठीक है, तो अभी इतना ही। फिर आगे अपन जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें अपन क्या क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।